चक्र और भूजैव रासायनिक चक्रों की कड़ी के अंतर्गत हमने विभिन्न रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ा है। उसके अंदर कुछ गैसियस साइकिल होते हैं और कुछ जो है जलीय चक्र के रूप में हमने लिक्विड साइकिल के रूप में पढ़ा। इसी कड़ी में ये हमारा अंतिम चक्र रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला भूजैव रासायनिक चक्र को पढ़ा, उसके बाद हमने जल चक्र, फिर कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और अंत में यह है ऑक्सीजन चक्र। और इसी के साथ आपकी दूसरी यूनिट अब कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ऑक्सीजन चक्र में क्या व्यवस्था रहती है, किस प्रकार विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए ये ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और अंतिम रूप से वापस पुनः इस वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन चक्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने भूजैव रासायनिक चक्रों के बारे में डिस्कस किया कि भूजैव रासायनिक जो चक्र होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कुछ गैस के रूप में होते हैं। अब गैसियस चक्र जो होते हैं उसमें वायुमंडल के माध्यम से पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी वायुमंडल के माध्यम से पदार्थ यानी विभिन्न जो गैस है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पहुंचते हैं। और दूसरा होता है अवसादी चक्र, जिसके अंतर्गत हमारा जो स्थल मंडल है, हमारी जो जमीन है, हमारा जो लिथोस्फीयर है तथा जल मंडल के बीच में जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी स्थल मंडल पर पाए जाने वाले जो तत्व है वह यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, जल मंडल में पहुंचते हैं और अंततः वापस पुनः इस स्थल मंडल पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल को दो प्रकार से डिवाइड किया। एक था गैसियस और एक था सेडिमेंट्री। तो गैसियस साइकिल के अंतर्गत जल को भी गैसियस साइकिल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें भी जल का जो वाष्पीकृत रूप है वह हमेशा गैस की अवस्था में होता है। इसके बाद हमने कार्बन चक्र को पढ़ा, हमने नाइट्रोजन चक्र को पढ़ा और आज हम ऑक्सीजन चक्र को पढ़ते हैं। अवसादी जो चक्र है, अवसादी चक्र आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अंतर्गत जो फास्फोरस, जो सल्फर, गंधक, जो पोटास वगैरह विभिन्न जो पदार्थ है जो जमीन पर विद्यमान रहते हैं वह जल के माध्यम से स्थल मंडल से एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर पहुंचते हैं। बढ़ते हैं आगे और ऑक्सीजन चक्र को पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो चक्र होता है उसमें कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। स्टार्ट करता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम ऑक्सीजन चक्र को पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो चक्र किस प्रकार से चलता है। तो ऑक्सीजन जो साइकिल होता है यानी प्रकृति में जो जीवधारी यानी जितने भी जो सजीव है उनके लिए ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यही यानी ऑक्सीजन के अभाव में इसका जीवन संभव नहीं है। तो हमारे वायुमंडल में लगभग 20.94% जो है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और यह जो ऑक्सीजन है वह कार्बन डाइऑक्साइड, देखिएगा इसमें भी ऑक्साइड है, तथा जल के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो H2O के फॉर्म में आप देखेंगे कि वहां पर आपको ये गैस हाइड्रोजन के रूप में भी O जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन के विभिन्न जो ऑक्साइड है वह लवण के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, यानी NO2 यानी जहां पर भी O2 लगता है यानी उसके अंतर्गत ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के विभिन्न जो अणु है वहां पर विद्यमान देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की भूमिका जो है वो हर प्रकार से पाई जाती है। अब ये ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो हमारे स्वपोषी हरे पौधे, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे उत्पादक, ये भोजन बनाते हैं। और ये जो उत्पादक हरे पौधे होते हैं तथा स्थलीय हरे पौधे कहाँ मिलेंगे आपको, लिथोस्फीयर में यानी स्थल मंडल में मिलेंगे, तथा दूसरे जो सागरीय परितंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाले पदार्थ जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन के अंतर्गत मुख्य रूप से है आपके फाइटो प्लैंकटन जो है, जो जिसे कहा जाता है पादप प्लवक। ये पादप प्लवक भी एक प्रकार का पौधा है जो मरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है। जिस प्रकार से हरे पौधे
हमारे स्थल मंडल के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से पादप प्लवक। तो सागरीय परितंत्र हो चाहे स्थलीय परितंत्र हो, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा को क्लोरोफिल की सहायता से जल तथा CO2 का उपभोग करते हुए वह कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन है वह विभिन्न खनिज ऑक्साइडों में न्यूनीकरण यानी रिडक्शन द्वारा भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में जितनी भी जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का जो सागरीय व स्थलीय जो जंतु होते हैं दोनों ही उपयोग करते हैं। सागरीय जो जंतु होते हैं वो डिपेंड किस पर रहते हैं, वह रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन पर। फाइटोप्लैंक्टन सागर के अंदर पाया जाता है। और इसी प्रकार से स्थलीय जो जंतु रहते हैं वह हरे पौधे जो रहते हैं, घास फूस रहते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। और इस प्रकार से ये जो है ये ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन इस प्रकार से जंतुओं के अंतर्गत पहुंच जाती है। उससे उसका रेस्पिरेशन सिस्टम यानी जो श्वसन प्रक्रिया है वो लगातार चलती है। यानी पौधे हर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से जब हम खनिज तेल को जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसके दहन में भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो कुछ ऑक्सीजन का यूज तो हमने इनहेल करने के लिए, हमने श्वसन के लिए इसका प्रयोग किया, और कुछ ऑक्सीजन जो है वह लकड़ी के दहन में काम में आती है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ऑक्सीजन न हो, अगर ऑक्सीजन न हो तो किसी प्रकार का कोई भी इंजन, चाहे वह डीजल से चलता है, चाहे पेट्रोल से चलता है, चाहे केरोसिन से चल रहा है, चाहे वह आग से जल रहा है, वह वर्क नहीं करेगा। सारे के सारे जो इंजन है वह बंद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो होती है वह जल के अंतर्गत मिश्रित हो जाती है और नदियों द्वारा सागर में पहुंचकर वापस जो अवसाद है वहां पर ये मिश्रित होते हैं। अवसाद का अर्थ होता है, अवसाद का अर्थ होता है जो सेडिमेंट्स होता है उस सेडिमेंट्स में पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन जो थी, जैसे कि हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से हल्के रूप में समझते हैं कि ऑक्सीजन थी वह हमें कहां से मिली, वह हमें वायुमंडल से मिली। अब वायुमंडल में ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आई, तो वायुमंडल के अंतर्गत जो ऑक्सीजन आई है वह हरे पौधों द्वारा आई है। हरे पौधे चाहे वह फाइटोप्लैंक्टन जो सागरों के अंतर्गत रहते हैं उनके द्वारा इसको रिलीव बनाया गया और ये वायुमंडल में पहुंची। वायुमंडल से विभिन्न प्रकार के जो जीव है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य को भी शामिल करते हैं, मनुष्य के द्वारा पहुंची। वायुमंडल से यह जो ऑक्सीजन है कुछ मात्रा जो है वह जल के अंतर्गत पहुंच जाती है। इसके उपभोग की बात करते हैं तो जल के अंतर्गत कुछ मात्रा ये घुल गई और कुछ जो मात्रा है श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा यूज कर दिया गया। तो जल में जो घुल गई है वो कहां पर पहुंच गई, वह सागर के अंतर्गत पहुंच गई और सागर के अंतर्गत जो जमाव है, जो सेडिमेंट्स का जमाव है, उस सेडिमेंट के जमाव के अंतर्गत ऑक्सीजन पहुंच गई। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सागरों के नीचे जो तलछट जमी है, जो जियोसिंक्लाइन है, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का उपभोग जो है वह कई माध्यम या कई प्रकार से किया जाता है। और जो अवसादी ऑक्सीजन है यानी जो चट्टानों यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत दब चुकी हुई ऑक्सीजन है वह वहां पर एक भंडार के रूप में, वहां पूल के रूप में संचित हो जाती है जो लगातार बनी रहती है। यानी ऑक्सीजन की कई अधिक मात्रा जो है वायुमंडल में है, उतनी के आसपास जो मात्रा है वह सेडिमेंट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो स्थलीय तथा सागरीय जीव है वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन बनती है और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन प्रविष्ट होती है उसका उपभोग करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। और इसको कंज्यूम किस प्रकार से करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से उसे कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो होती है जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं या लकड़ियों के जलाने के काम में, दहन यानी उसको जलाने के काम आती है। तो इस प्रकार से ये लगातार ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है। तो साधारण अर्थों में हम इस प्रकार से इस ऑक्सीजन चक्र को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम से इसी प्रकार से लगातार चलती रहती है।
आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत जो ऑक्सीजन है वह वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है इस डायग्राम को समझते हैं कहां पर पहुंची, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा, यानी श्वसन जो कार्य है वह जीव के माध्यम से किया जाता है, उसमें उसका उपभोग हुआ। श्वसन के बाद कुछ जो मात्रा है वह H2O यानी जल के अंतर्गत घुल चुकी है और इस प्रकार से जल जो है उस जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, मैंने कहा था कि CO2 और प्लस जल का प्रयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में CO2 और जल का उपभोग करते हुए जो क्लोरोफिल है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, उस हरित लवक के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पौधे इस ऑक्सीजन को बनाते हैं। फिर ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो जैविक अणुओं के रूप में CH81206 जो है वह भी कह सकता है श्वसन प्रक्रिया के अंदर काम हो रहा है। श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे जो है CO2 को ग्रहण करते हैं और CO2 जो है वापस इस प्रकार से चलती है, तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन के ऑक्साइड है और इस प्रकार से ये लगातार चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑक्सीजन चक्र को और समझते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जो चक्र है लगातार चलता रहता है। तो जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारा जो बायोस्फीयर है उसका जो इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत ऑक्सीजन का जो रोल होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। जितने भी जो जीवित जीव है उसके लिए महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अभाव में ये संभव नहीं है कि वो जीवित रहे और इनके जीवन को संभव बनाती है तथा ये इसको उत्पन्न भी करते हैं, यानी जो हरे पौधे होते हैं वो इसको उत्पन्न करते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो जीव में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है जो जीव मंडल में अन्य तत्वों के संचरण तथा गमन में भी सहायक होती है। दूसरे तत्व जो है जैसे कि H2 है, NO2 है, उसके साथ भी ये अपना वर्क निभाती है। रासायनिक दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन काफी सक्रिय होती है। सक्रिय का अर्थ होता है कि आसानी से दूसरी क्रियाओं के दूसरी जो गैसें होती है उसके साथ घुल जाती है या उसके साथ क्रिया कर देती है। तो देखिएगा जैसे कि हमने कहा कि NO2 तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन के अणु हैं, H2O जो है उसके अंदर भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें या कोई भी जैसे कि उसके जल के तत्व है तो उसमें O2 के जो है आपको देखने को मिलते हैं। O3 की बात करें तो उसमें भी ऑक्सीजन के 3 अणु देखने को मिलते हैं। तो ओजोन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो चाहे नाइट्रोजन हो उसमें आपको ऑक्सीजन के अणु जरूर देखने को मिलता है, यानी O जरूर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो जीवित जीवों के समस्त अणुओं का अगर बात करें तो 70% जो भाग होता है वह ऑक्सीजन से निर्मित होता है तथा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस साइकिल को समझते हैं कि किस प्रकार से। तो हम मानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो वायुमंडल का जो भंडार है वो किस प्रकार से लगातार चलता है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से हम समझ लेते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया द्वारा जितने भी जो जीव है उसने ग्रहण की और ऑक्सीजन की को इसने रिलीज किया, बदले में कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, ऑक्सीजन को रिलीज किया, वापस वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच गई। इसी प्रकार से चाहे कुछ झाड़ियां हैं चाहे कुछ हर्ब है वह अपने रेस्पिरेशन सिस्टम में इस प्रकार के ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की कुछ जो मात्रा है वह कह सकते हैं कि आपके जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसके अंदर भी H2O और CO2 के रूप में निकलती है और ये जो O2 जो है वायुमंडल में वापस पहुंच जाती है। कुछ जो है ऑक्सीजन जैसे कि H2 CO2 जो है चिमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन के ही अणु हैं तो ये पहुंचते हैं। इसके अलावा कोयले के अंतर्गत या मिनरल ऑयल के अंतर्गत के माध्यम से जो जमीन का जो स्थल मंडल है वहां पर भी ऑक्सीजन का जमाव होता रहता है। मरीन इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन जो होता है यानी हरे छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो ये भी ऑक्सीजन निर्मित करते हैं और इसका उपभोग कौन करते हैं, मछलियां वगैरह करते हैं और इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन के हैं वो सेडिमेंट के रूप में जमा रहती है। तो इस प्रकार से लगातार ऑक्सीजन चाहे स्थल मंडल पर हो चाहे मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत हो, इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो फ्लो है लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत स्थलीय तथा सागरीय जीवों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन कहाँ बनती है यानी ये ऑक्सीजन कौन बना रहे हैं, वह बना रहे हैं आपके जो पौधे हैं, वह पौधे इसको जनरेट कर रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन होती है वह ज्वालामुखी का जो उद्भदन होता है उसमें CO2 व HO2 के रूप में निकलती है।
तो वह ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडल के अंतर्गत भंडारित होती रहती है। यानी पौधे, यानी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वह पौधों के माध्यम से और ज्वालामुखी के माध्यम से यह ऑक्सीजन रिलीज होती है, और दोनों ही माध्यम से जो ऑक्सीजन आती है वह वायुमंडल के अंतर्गत एकत्रित होती रहती है। सागरीय तथा स्थलीय जंतु जो होते हैं वह अपने स्वयं के आपसीकरण व लकड़ियों के जीवाश्म के जलने के कारण ऑक्सीजन का जो वायुमंडल ऑक्सीजन है उसको खर्च रहते हैं। तो वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो माध्यम, यानी यहाँ से तो क्या हुई, ये इनपुट कहाँ से आई, तो पौधों के माध्यम से आई, चाहे ज्वालामुखी के माध्यम से आई। अब ये जो इनपुट की हुई जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन का यूज किस प्रकार से हो रहा है, तो कुछ मात्रा इसके ज्वलने में यूज हो जाती है, कुछ जो प्रक्रिया होती है वह गैस की जो मात्रा है श्वसन क्रिया के माध्यम से खर्च हो जाती है। जलने के माध्यम से, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, वो जब जलेगा उसके में ऑक्सीजन का यूज होगा। श्वसन की जो प्रक्रिया होगी विभिन्न जो जीव जंतु है वो भी करते हैं, और मानव जो स्वयं है वह भी ऑक्सीजन का उपभोग करता है। तो इस प्रकार से ये लगातार ऑक्सीजन का खर्च होता रहता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का चक्र लगातार चलता रहता है। औद्योगिक क्रांति का जो प्राथमिक चरण था, जैसे कि 1750 तक का जो समय है, वह ऑक्सीजन के उपभोग में निरंतर वृद्धि हुई। यानी जैसे जैसे हमने प्रगति की है, ऑक्सीजन का यूज जो है हमें बहुत अधिक बढ़ा है। और कहा जाता है कि औद्योगिक स्तर पर जो पश्चिमी विकसित जो पश्चिमी दुनिया के जो देश है, जैसे कि यूएसए की बात करें या पश्चिमी यूरोप की बात करें, कि कारखानों में जीवाश्म ईंधनों को जब जलाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। वह जितनी मात्रा है, यानी इन कारखानों द्वारा जो जीवाश्म ईंधन जलाने में जितनी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, उसकी तुलना अगर की जाए कि इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर हरे पौधे हो द्वारा प्रकाश संश्लेषण में जितनी जो ऑक्सीजन बनाई जाती है उससे काफी अधिक है। यानी इनपुट की बात करें तो हरे पौधे जो इसको बनाते हैं, हरे पौधे जितनी मात्रा में ऑक्सीजन को बना रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तुलना में यूएसए तथा जो यूरोप है वह उस ऑक्सीजन को खर्च कर लेते हैं। तो वह मात्रा, यानी जलाने में ऑक्सीजन की मात्रा काफी खर्च हो रही है। दूसरा और देखा जा सकता है कि जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, वनोन्मूलन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जंगल जितने प्रकार से घट रहे हैं उसके माध्यम से भी ऑक्सीजन का जो जनन है, यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे घट रहा है, जबकि ऑक्सीजन का उपभोग यानी कंजप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन बन कम रही है और खर्च जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के जनन तथा ऑक्सीजन के कंजप्शन यानी उसके प्रोडक्शन और उसके कंजप्शन की बात करें तो उसमें आपको काफी फर्क देखने को मिलता है। यानी कंजप्शन जो है वो काफी अधिक है और प्रोडक्शन जो है यानी जो उत्पादन है वो काफी कम है। ऐसी स्थिति में मानव समाज पर दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है, यानी स्वास्थ्य समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ा सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत रह गई थी कोरोना काल के अंतर्गत, तो उतनी ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए कि हमारे स्वस्थ शरीर में लगभग 99% जो है वह spo2 चाहिए, लेकिन उतना नहीं मिल पाता। तो यदि वनों से ढके हुए जो जंगल है उसका अगर हम विस्तार न करें और जो जीवाश्म ईंधन जो जलाने हैं उसमें अगर हम कमी न करें, तो हो सकता है कि आने वाले जो समय है यानी 21वीं सदी की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की इतनी अधिक कमी हो जाएगी कि तथा जो CO2 है उसकी मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि हो जाए कि मनुष्य को पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधकर चलना पड़ जाए। यानी इतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वह आसानी से अपनी ऑक्सीजन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाए। तो ऐसी समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्सीजन जो चक्र है, ऑक्सीजन को हम जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की माध्यम से उत्पादित होती है। दूसरा, ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी ये उत्पादित होती है। जलीय अणुओं का जब विवेचन होता है उस समय भी ऑक्सीजन मुक्त होती है। वायुमंडल की मात्रा बात करें तो 20.94 या 21% हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा है। और ऑक्सीजन जो आणविक रूप में जल और ऑक्सीजन के रूप में पाई जाती है, तो इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड के विभिन्न रूपों में भी इसको ऑक्सीजन को देखा
जा सकता है। पौधों द्वारा उत्पन्न होती है, वायुमंडल में इसका संग्रहण होता है और विभिन्न रूपों से होते हुए वापस वायुमंडल के अंतर्गत पहुंचा दी जाती है। तो कहा जाता है कि एक चक्र लगभग 2000 वर्ष में पूरा हो जाता है, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन हम जो लेते हैं उसको वापस वहां तक पहुंचाने में हमें 2000 वर्ष लग जाता है और इसके बाद वापस इसका एक साइकिल चलता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वह कुछ समय आणविक रूप में कुछ अन्य तत्वों के साथ मिल जाती है, फिर वायुमंडल में चली जाती है और अंत में ये धरातलीय जो अवसाद होते हैं यानी जो सेडिमेंट्स होते हैं उस सेडिमेंट्स में ये निरंतर जमा होती रहती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो साइकिल है लगातार चलता रहता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन किस प्रकार से, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है यानी ब्रीथ के रूप में श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है प्रक्रिया उसके अंतर्गत ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बदले में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह इसके अंतर्गत ट्रीज जो है उसके अंतर्गत यूज की जाती है। तो प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सूर्य की मौजूदगी में, सूर्य का जो प्रकाश है उसके माध्यम से ये घटित होती है और अंततः वापस ये जो ऑक्सीजन है कहाँ पर लौटा दी जाती है। तो ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वह एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस ट्री और ट्री से वापस ऑक्सीजन के रूप में चलती है। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। तो इसको एक और डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया पौधे करते हैं उसके माध्यम से ये वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल के अंतर्गत जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वह बायोस्फीयर के अंतर्गत पहुंचती है। बायोस्फीयर में जो ऑक्सीजन है वह लिथोस्फीयर के अंतर्गत यानी जल के रूप में, जैसे कि यहाँ लिख रखा है, सेडिमेंट्री रॉक्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें लिथोस्फीयर में ऐड हो जाती है। केमिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग के माध्यम से भी ऑक्सीजन थोड़ी सी मुक्त होती है और यहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत पहुंचती है। इसके अलावा धरातल के अंतर्गत जो ऑक्सीजन होती है वह जब वॉल्केनिज्म होता है उस वैल्कोनिज्म के माध्यम से भी यह रिलीज होती है और वायुमंडल के अंतर्गत पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये लगातार चक्र ऑक्सीजन का चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का चक्र लगातार चलता है। एक बार पुनः मैं स्लाइड्स को चला देता हूं, आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। तो हमने पढ़ा कि भूजैव रासायनिक जो चक्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत गैसीय साइकिल को हमने पढ़ा है, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और अंत में हमने ऑक्सीजन चक्र को पढ़ा है। ऑक्सीजन किस प्रकार से चलता है, तो ये विभिन्न जो कारक है वह इस प्रकार से ऑक्सीजन को चलाते हैं और इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वायुमंडल के अंतर्गत श्वसन प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में, प्रकाश संश्लेषण और अंततः वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये लगातार ऑक्सीजन चलती रहती है और इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो चक्र है वह पूर्ण होता है। लेकिन जिस प्रकार से इसका जो जनरेशन है और कंजप्शन है उसमें बैलेंस नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार से ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो सकता है और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की स्थिति हो जाती है तो ऑक्सीजन के पाउच या ऑक्सीजन के कैन लेकर हमें घूमने का आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन लगातार विभिन्न माध्यमों से गुजरती रहती है और इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है।